आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फोटोन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। बच्चों, अभी तक हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में प्लैंक हाइपोथेसिस पढ़ा। उन प्लैंक हाइपोथेसिस में उन्होंने जो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रा था थियोरेटिकली प्लैंक्स ने एक्सप्लेन किया था। उन्होंने अज्यूम किया था कि एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन चैम्बर उन्होंने लिया और उन्होंने कहा कि ये जो चैम्बर है इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स, जिनको उन्होंने नाम दिया था प्लैंक्स ऑसिलेटर। और हर ऑसिलेटर की बच्चे अपनी क्या है कैरेक्टरिस्टिक फ्रिक्वेंसी है, और हर ऑसिलेटर की बच्चे एक क्या है एक एक डिस्क्रीट जो है एनर्जी है, जिनको उन्होंने नाम दिया था बच्चे क्वांटा ऑफ रेडिएशन, क्वांटम ऑफ रेडिएशन। सो ये जो क्वांटम ऑफ रेडिएशन है इसको बच्चे हम और क्या कहते हैं बच्चे, इट इज आल्सो कॉल्ड फोटोन। तो यहीं पे लिखा हुआ है कि ये जो डिस्क्रीट इससे ये भी पता चला बच्चे कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, ये जो क्वांटाइज बिहेवियर जो है ना बच्चे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस दिखाती हैं। क्योंकि इसमें क्या था बच्चे, रेडिएशन चैम्बर लिया था हमने, ये सारी रेडिएशन थी, तो इससे ये पता चला कि जो हमारी रेडिएशन है इट इज़ आल्सो मेड अप ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। और इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं, इससे हम ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो हमारी लाइट है, लाइट इज़ आल्सो क्या है बच्चे, रेडिएशन है। लाइट भी क्या है बच्चे, रेडिएशन है। तो इसका मतलब कि यहाँ से ये आइडिया भी मिला कि लाइट जो है ना बच्चे वो भी क्या है बच्चे, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स है। यानी कि लाइट भी क्या है, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ रेडिएशन है, या फिर आप कह सकते हो लाइट भी इज आल्सो मेड अप ऑफ फोटोन। कि लाइट किससे मिलके बनी है बच्चे, फोटोन से मिलके बनी है। तो यहाँ से उन्होंने आइडिया लिया कि आप कह रहे हो कि एनर्जी जो है हर ऑसिलेटर, जो रेडिएशन चैम्बर में हर ऑसिलेटर की जो है एनर्जी जो है डिस्क्रीट है। इसका मतलब ये है कि जो रेडिएशन है दैट इज़ मेड अप ऑफ फोटोन्स। और हम ये भी कह सकते हैं लाइट इज़ आल्सो अ रेडिएशन। तो यहाँ से ये आइडिया मिला कि बच्चे लाइट इज़ आल्सो मेड अप ऑफ फोटोन्स। तो जो लाइट है वो भी कैसे ट्रांसमिट होती है, इन एज अ फॉर्म एज अ पैकेट्स, और कह सकते हैं क्वांटा ऑफ एनर्जी से। तो आइंस्टाइन ने इसी थ्योरी, इसी का ही यूज़ करके कि लाइट इज़ आल्सो मेड अप ऑफ फोटॉन्स, ठीक है ना, यहाँ पैकेट्स ऑफ एनर्जी, इसी का ही यूज़ करके बच्चे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया था। उन्होंने ये एज्यूम किया था जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं बच्चे वो स्पेस में डिस्क्रीट एंड क्वांटा में जो है ट्रैवल करती हैं, जिनको उन्होंने नाम दिया था बच्चे फोटोन्स। और ये जो फोटोन है इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। और ये जो बच्चे क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है ना बच्चे, ये ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में ट्रैवल करती हैं ये। और स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में जब बच्चे ये ट्रैवल करती हैं, और इनकी जो वेलोसिटी होती है बच्चे, जिस वेलोसिटी से ये मूव करती हैं दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। ये जो फोटोन्स हैं बच्चे, ये जो है इनकी जो वेलोसिटी होती है, ये इनकी वेलोसिटी होती है दैट इज इक्वल टू बच्चे स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है। अब प्रॉपर्टीज़ क्या है फोटोन की, हमें पता लगा फोटोन क्या है, दैट इज क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर आपसे कोई पूछे। और ये कैसे ट्रैवल करती हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। और इनकी वेलोसिटी कैसी होती है बच्चे, वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। और इनका जो रेस्ट मास है बच्चे वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। अब मैंने कहा ये कैसे ट्रैवल कर रही है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। और हर फोटोन की एनर्जी बच्चे किसकी इक्वल होती है, एच न्यू के इक्वल होती है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, फोटोन जो है वो पार्टिकल नेचर शो करती हैं, यानी कि पार्टिकल की तरह ही होती हैं। और उनका जो है बच्चे रेस्ट मास जीरो होता है, यानी कि एम नॉट की वैल्यू जो अगर मैं बताऊँ आपको दैट इज़ ज़ीरो। और अगर मैं इसका सिंपल मास कैलकुलेट करना चाहूँगी तो बच्चे आपको पता है कि आइंस्टाइन की एक रिलेशन है, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चे हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं ई बाय में सी स्क्वायर। वी नो दैट कि जो एनर्जी है दैट इज इक्वल टू एच न्यू, तो एच न्यू बाय में सी स्क्वायर। इसको और भी कैसे कहते हैं, न्यू इज फ्रीक्वेंसी, तो न्यू इज फ्रीक्वेंसी आपको पता है न्यू इज इक्वल टू सी बाय में लैम्डा। तो यहाँ से बच्चे क्या आ जाएगा, सी बाय में लैम्डा सी स्क्वायर। तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं एच बाय में लैम्डा सी। तो यही निकाला हुआ है बच्चे आगे भी। तो m इज इक्वल टू एच बाय में लैम्डा सी, वेयर लैम्डा क्या होगी बच्चे, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ, c इज द वेलोसिटी, एंड h इज योर यूनिवर्सल कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं बच्चे प्लैंक्स कांस्टेंट। नेक्स्ट है बच्चे
कि इट पोजेस नॉट ओनली डेफिनेट एनर्जी बट आल्सो अ डेफिनेट मोमेंटम। देखो सिर्फ और सिर्फ हम ये नहीं कहते कि इनकी एक डेफिनेट एनर्जी है जिसको हमने नाम दिया, इसका एक डेफिनेट मोमेंटम भी है बच्चे। वी नो दैट मोमेंटम बेसिकली क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। हेयर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, P इज इक्वल टू m.c। तो बच्चे आगे इन्होंने क्या किया हुआ है, c से मल्टीप्लाई और c से क्या कर दिया बच्चे, डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से ये आ जाएगा आपका, तो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ E इज बाय में c। तो P की एक और हमारे पास इक्वेशन आ गई, P इज इक्वल टू E बाय में c, और हम कह सकते हैं E इज एच न्यू, तो एच न्यू बाय में c भी हो सकता है बच्चे, इसको कह सकते हैं P इज इक्वल टू एच न्यू बाय में c, और यहाँ से न्यू इज c बाय में लैम्डा, तो यहाँ से आप ये भी लिख सकते हो कि P इज इक्वल टू एच बाय में लैम्डा। बच्चे ये जो इक्वेशंस है ना, ये आपको लर्न रखनी है, ये न्यूमेरिकल में यूज़ होंगी, कि कई बार आपको दे दिया जाएगा कि एक फोटोन है वो इतनी एनर्जी से ट्रैवल कर रहा है तो फाइंड द मोमेंटम, या फिर क्या कह दिया जाएगा बच्चे कि एक फोटोन है या फिर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है दैट हैज़ द वेवलेंथ 500 नैनोमीटर, तो फाइंड आउट द मोमेंटम फॉर दिस। तो आपको बच्चे अलग अलग इक्वेशंस आपको याद होनी चाहिए, कि कुछ भी न्यूमेरिकल में पूछ सकता है वो। नेक्स्ट है बच्चे इसी का ही आगे का पार्ट, कि फोटोन जो है ना दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब देखो बच्चे फोटोन जो है वो भी कैसे होते हैं बच्चे, न्यूट्रल होते हैं, और इसका मतलब कोई भी चीज़ अगर न्यूट्रल है तो इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये भी जो है फोटोन्स जो है वो भी बच्चे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि दे आर न्यूट्रल, ठीक है। तो अभी तक हमें पता चला कि फोटोन बेसिकली क्या होता है, क्वांटम ऑफ रेडिएशंस होता है, और हमें ये यहाँ से ये भी पता चला प्लैंक हाइपोथेसिस के, कि हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ना, हर रेडिएशन बच्चे किससे मिलके बनी हुई है आपकी, हर रेडिएशन किससे मिलके बनी हुई है, जो आप वेव नेचर देखते थे हर रेडिएशन किससे मिलके बनी हुई है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी से मिलके बनी हुई है, यानी कि फोटोन से मिलके बनी हुई है। और फोटोन कैसे ट्रैवल करते हैं बच्चे, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, और यहाँ से ये भी आइडिया मिला कि लाइट जो है आल्सो अ रेडिएशन, इट इज़ आल्सो मेड अप ऑफ फोटोन्स। तो अभी तक हमें फोटोन्स पता चले कि फोटोन्स क्या होते हैं। नेक्स्ट है बच्चे आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो बच्चे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप ऐसे पढ़ चुके हो, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की अगर मैं सिंपल डेफिनेशन पढ़ूँ तो इट इज़ द फिनोमिना ऑफ emission of electron from the metal surface when the light of suitable frequency falls on them। यानी कि क्या होगा, जब भी कोई बच्चे, जब भी कोई रेडिएशन, या जब भी कोई रेडिएशन मान लो किसी भी फ्रीक्वेंसी की, नहीं किसी सूटेबल फ्रीक्वेंसी की बोला है, तो अभी मैं जस्ट इमेजिन कि अगर कोई रेडिएशन किसी मेटल सरफेस के ऊपर, मान लो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम इज अ मेटल, इसके ऊपर फॉल कर रही है, तो क्या होगा बच्चे, जब कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही जब इसके ऊपर फॉल करेगी तो क्या होगा बच्चे, इलेक्ट्रॉन्स जो है एमिट होंगे, ठीक है। तो ये इफेक्ट क्या कहलाता है बच्चे, ये जो एमिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, व्हेन द लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस, ये क्या कहलाएगा बच्चे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाएगा, ठीक है। जब भी रेडिएशंस फॉल करेंगी, यहाँ पे क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, एटम्स के साथ इंटरेक्ट करेंगी तो इलेक्ट्रॉन्स क्या बच्चे होंगे, नॉकआउट होंगे, ठीक है। और बच्चे ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट होंगे मेटल सरफेस से, इसको हम कहते हैं बच्चे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस से जो एमिट होंगे दैट इज कॉल्ड बच्चे फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो है हमें पता होने चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। सबसे पहला फीचर क्या है बच्चे, देयर इज ऑलवेज अ कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी फॉर अ मेटल, every metal known as threshold frequency, such that the light of frequency less than nu naught is incapable of emitting electron from the emitting surface। बच्चे दिस इज योर emitting surface, ठीक है ना, जहां से इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं बच्चे, एमिट हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कहा गया है कि हर एक की जो मेटल की, हर मेटल की, चाहे एल्यूमिनियम कोई मेटल लो या कोई भी मेटल लो बच्चे, कॉपर लो, कुछ लो, ठीक है ना, कोई भी मेटल लो बच्चे, उनकी बच्चे एक पर्टिकुलर बच्चे यहाँ कह लो एक पर्टिकुलर कह लो या फिर कह लो करैक्टरिस्टिक्स फ्रीक्वेंसी होती है, हर एक की जो है एक खुद की जो है करैक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी होती है, जिसको हम बच्चे क्या नाम देते हैं, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी।
तो हर एक मेटल की अपनी एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, जिस पे जब जिस उस फ्रीक्वेंसी की जब रेडिएशन इस मेटल सरफेस के ऊपर फॉल करेंगी तभी इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे बच्चे, नॉकआउट होंगे, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन नॉकआउट नहीं होंगे। जस्ट इमेजिन ये एल्यूमिनियम है, मैंने कहा कि इसकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है बच्चे 500 नैनोमीटर, ठीक है। अगर 500 नैनोमीटर से अगर कम रेंज की, मैंने मान लो 400 नैनोमीटर की रेडिएशन इसके ऊपर फॉल करवाए, नहीं तो एमिशन नहीं होगा। इसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही बच्चे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, नॉकआउट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है बच्चे, हर पॉइंट को समझना है यहाँ पे। वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट बट डिपेंड अपॉन इट्स फ्रीक्वेंसी। अब ये क्या कह रहा है कि जो वेलोसिटी है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, अब फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे तो किसी ना किसी वेलोसिटी से एमिट होंगे, किसी ना किसी वेलोसिटी से एमिट होंगे। तो ये कह रखा है जो वेलोसिटी है ना, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, वेलोसिटी किसके पर डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट है बच्चे ऑफ आपका क्या, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ये बच्चे ये सारी ऑब्जर्वेशन है, हम देखेंगे आगे ये कैसे हुआ, ठीक है ना, जब एक्सपेरिमेंटली हम इसे करेंगे। तो ये वेलोसिटी जो है ना फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, कि जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं ना, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। आप ये नहीं कहोगे कि इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन का मतलब ये होता है बच्चे, यहाँ पे मैंने बताया कि लाइट रेडिएशन जो है ना, इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में फॉल कर रही है, यानी कि h हर एक की क्या डिस्क्रीट एनर्जी है बच्चे। जब इसके ऊपर फॉल करेंगे, अब इंटेंसिटी क्या होती है बच्चे, नंबर ऑफ फोटॉन्स जो फॉल कर रहे हैं पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, यानी कि कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है ना फॉल कर रहे हैं पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। अगर ये हम बढ़ा भी देंगे ना कि बहुत सारे फोटॉन्स जो है ना यूनिट एरिया में जो है फॉल कर रहे हैं, तो इससे कोई वेलोसिटी जो है ना, ये नहीं होगा कि बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम ये देखेंगे कि ये कैसे हुआ। नेक्स्ट है बच्चे, रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अब ये चीज़ बिल्कुल सही है बच्चे, ये तो आपको ही पता है कि अगर बहुत सारे फोटॉन्स जो है ना, यानी कि बहुत सारे फोटॉन्स जो है यूनिट एरिया में अगर फॉल करेंगे, बहुत सारे फोटॉन्स अगर इसी यूनिट एरिया में फॉल करेंगे, तो ऑफकोर्स जितने ज़्यादा फोटॉन्स फॉल करेंगे उतनी ज़्यादा इंट्रैक्शन होगी सरफेस के एटम्स के साथ, उतनी ज़्यादा बच्चे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो नॉकआउट होंगे। यानी कि नंबर ऑफ एमिटिंग इलेक्ट्रॉन्स बच्चे इंक्रीज हो जाएंगे व्हेन वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। यही कह रखा है कि बच्चे कि रेट ऑफ एमिशन जो है ना फोटो इलेक्ट्रॉन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ऑफ कोर्स कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉल करेंगे मेटल सरफेस पे, उतना ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा बच्चे, एमिशन होगा। ये जो ऑब्जर्वेशन थी ना बच्चे, इसको आइंस्टाइन ने अच्छे से एक्सप्लेन किया था 1905 में, ठीक है। तो उन्होंने प्लैंक्स का ही आइडिया लिया था। प्लैंक्स के आइडिया से उन्हें ये पता चला कि जो लाइट है इट इज़ आल्सो मेड अप ऑफ फोटॉन्स, और ये भी कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, कि यही कह रखा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ना वो वेव की तरह वेव नहीं कर रही, बट इनकी क्या है, एक कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स ऑफ एनर्जी h। तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है इट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स ऑफ एनर्जी h, ठीक है ना। इसका उन्होंने अज्यूम करके आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था। तो ये सारी जो ऑब्जर्वेशन की, इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया, वो इस तरह से आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया। ये सारी ऑब्जर्वेशन बच्चे कहाँ से आई थी, एक्सपेरिमेंटल आई थी। तो इसको कैसे आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया, उन्होंने कहा कि जब कोई फ्रिक्वेंसी न्यू जो है मेटेलिक सरफेस के ऊपर फॉल करेगी, तो कुछ पार्ट जो है ना एनर्जी का बच्चे किस में यूज़ हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करने में यूज़ हो जाएगा। ऑफ कोर्स देखो, एटम्स के साथ जो है इलेक्ट्रॉन जो है ना वो टाइटली बॉन्डेड होते हैं। अब मेटेलिक सरफेस है बच्चे, कोई मेटेलिक सरफेस है, यहाँ पे सारे सरफेस के एटम्स हैं, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे हर एटम के क्या होंगे बच्चे, इनकी कुछ ना कुछ जो है, हर एटम जो है आपको पता है न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना, टाइटली बॉन्डेड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो हर एक के क्या है, इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बॉन्डेड है। तो जब जो है फोटॉन्स, अब मैं बच्चे इस तरह से इसे शो करूंगी, हर फोटॉन्स की एनर्जी क्या है h। अब मैं इसको इस तरह से वेव की तरह नहीं शो करूंगी, अब मैं कैसे शो करूंगी बच्चे, कि जो रेडिएशंस हैं इट इज़ मेड अप ऑफ फोटॉन्स, ठीक है ना, और हर एक की एनर्जी कितनी है h। तो जब ये फोटॉन्स इन मेटेलिक सरफेस के ऊपर फॉल करेंगे बच्चे, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो टाइटली बॉन्डेड हैं, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, एनर्जी जो है उनकी इससे जो बॉन्डेड है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, टाइटली बॉन्डेड, इनकी एनर्जी को, यानी कि इनके बॉन्ड को तोड़ने में काम आएगा, ठीक है ना।
तो कुछ पार्ट जो एनर्जी का किस में यूज़ हो जाएगा बच्चे, इनकी बॉन्डिंग ब्रेक करने में, और कुछ पार्ट जो है बच्चे किस में यूज़ हो जाएगा कि कुछ एनर्जी तो बच्चे कौन ले जाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस, कि इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने में ही कुछ एनर्जी यूज़ हो जाएगी, और सेकंड एनर्जी कहाँ यूज़ हो जाएगी, जो बाकी बची कुछ एनर्जी होगी वो जो फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा वो अपने साथ ले जाएगा इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, कुछ पार्ट जो है एनर्जी का कहाँ यूज़ हो गया, इनकी बॉन्डिंग ब्रेक करने में, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करने में एटम से, और सेकंड क्या होगा, बाकी बची कुछ एनर्जी कौन, एमिटेड फोटोन्स अपने साथ लेके चला जाएगा। तो यहाँ से बच्चे हम ये भी लिख सकते हैं, जो आपके पास इक्वेशन आएगी दैट इज E इज इक्वल टू, वैसे तो हम ऐसे लिखते हैं बच्चे, E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस ये h न्यू नॉट, एक न्यू फंक्शन ज्वाइन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसको E इज एनर्जी ऑफ फोटोन दैट इज h न्यू हाफ mc स्क्वायर mv स्क्वायर प्लस h न्यू नॉट। अब देखो कुछ जो ये फोटोन की एनर्जी आई थी, कुछ एनर्जी तो कहाँ कैसे रिलीज होगी, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और कुछ एनर्जी कहाँ यूज हो गई बच्चे, टू लिबरेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करने में यूज हो गई। अब ये बच्चे जो हमारे पास एनर्जी है इसको बच्चे हम नाम देते हैं फाई नॉट, और फाई नॉट इज योर वर्क फंक्शन, इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, वर्क फंक्शन। ठीक है, तो वर्क फंक्शन की अगर मैं डेफिनेशन दूँ तो ये जो है बच्चे वर्क फंक्शन है ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, तो यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर मैंने बता दिया कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास जो है रेड फोटोन जो है ना वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे एज अ लाइट पार्टिकल। तो यहाँ पे फाई नॉट की वैल्यू जो है ना वो किसके इक्वल है बच्चे, h न्यू नॉट के इक्वल है। तो फाई नॉट को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, इट इज़ द मिनिमम एनर्जी टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। ठीक है ना, तो फाई नॉट की डेफिनेशन क्या दोगे बच्चे, तो फाई नॉट की अगर मुझे कोई डेफिनेशन देनी होगी वर्क फंक्शन की, तो कितनी मिनिमम एनर्जी मैं दूँ, मिनिमम एनर्जी टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, कि कितनी मिनिमम एनर्जी लगेगी कि इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में मेटल सरफेस से, वो क्या कहलाएगी बच्चे, आपकी वर्क फंक्शन कहलाएगी। ठीक है ना, तो न्यू नॉट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी। अब मिनिमम फ्रीक्वेंसी कि कितनी रेडिएशन, मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन मैं फॉल कराऊँ मेटल सरफेस पे कि इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाए बच्चे, इजेक्शन हो जाए। जैसे कि आपको पता ही है, मैंने एल्यूमिनियम का केस लिया था, मैंने कहा था कि बच्चे 500 नैनोमीटर पे ही इजेक्शन होगा। तो मैंने क्या किया बच्चे, इसके ऊपर जब रेडिएशन फॉल करवाई, अगर इसकी या फिर आप कह लो, अभी हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, तो मान लो 5 हर्ट्ज है, ठीक है ना, इसकी कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी। जब आप बच्चे ये जो फोटोन्स है ना इनकी एनर्जी अब 5 हर्ट्ज भेजोगे ना बच्चे, तभी इजेक्शन होगा। इससे ज़्यादा होगा तो इजेक्शन होगा ही होगा इलेक्ट्रॉन का, पर इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर आपने 4.7 हर्ट्ज भी भेजा बच्चे, तब इजेक्शन नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का। तो ये जो है बच्चे आपकी क्या कहलाएगी, कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। ठीक है ना, और ये क्या कहलाएगी बच्चे, मिनिमम एनर्जी टू ओवरकम जो है जो बाइंडिंग फोर्सेज है मेटेलिक सरफेस की। ठीक है ना, तभी तो है इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे h इज इक्वल टू h न्यू नॉट हाफ एम वी स्क्वायर। तो बच्चे यहाँ से हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर को इधर रख लिया, तो h ई कॉमन, तो न्यू माइनस में न्यू नॉट। अब ये जो फॉर्मूला है ये बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और इस इक्वेशन को नाम दिया था बच्चे आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है ना, तो इसने जो है हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन आई थी उसे अच्छे से एक्सप्लेन किया था। जो हमने स्टार्टिंग में फोटो इलेक्ट्रिक के फीचर पढ़े थे ना बच्चे, उससे बहुत ईजीली एक्सप्लेन किया था। देखो सबसे पहला एक्सप्लेनेशन क्या था, मैंने क्या बोला था, एक कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी पे ही एमिशन होगा, उसके बाद एमिशन नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, अगर न्यू की वैल्यू न्यू नॉट से ज़्यादा है, जो हम रेडिएशन फॉल करवा रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, तभी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है एमिट होंगे। पर अगर हमने फ्रीक्वेंसी ली दैट इज़ लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो उस केस में हम बच्चे क्या होगा, इजेक्शन नहीं होगा, क्योंकि हमारी क्या हो जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी बच्चे क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अगर न्यू नॉट इज़ ग्रेटर देन न्यू हो जाएगा, ठीक है ना, तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी हमारी नेगेटिव हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। किसी भी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। तो पहली बात हमारी क्लियर हो गई थी कि पहली क्या चीज़ क्लियर हुई थी कि किसी कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी पे ही मिनिमम फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा था कि जो वेलोसिटी है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, मैंने ये भी बताया था कि वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से फोटो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं दैट इज इंडिपेंडेंस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। तो ऑफ कोर्स अगर आप यहाँ पे देखो
वेलोसिटी है वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रही है बच्चे, आपकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर हम इसकी इक्वेशन देखें तो सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है बच्चे, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रही है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन के, इंडिपेंडेंट है। और चीज़ क्या कह रखी है बच्चे, अगर मान लो मैं फ्रीक्वेंसी को एक पॉइंट के लिए कांस्टेंट कर दूं और मैंने क्या बोला कि मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूं, यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स जो फॉल कर रहे हैं मेटल सरफेस से उसे इंक्रीज कर दूं, तो उस केस में बच्चे बहुत ज़्यादा क्या होंगे, फोटोन जो है वो एटम्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे, और इंटरेक्ट करेंगे तो ऑफकोर्स बहुत सारे क्या होंगे बच्चे, कोलिजन्स होंगे, जिसकी वजह से बच्चे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे मेटल सरफेस से निकलेंगे। तो यही लिखा हुआ है बच्चे कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर दूं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है ना, अगर पर यूनिट एरिया मैंने बढ़ा दिया तो उस केस में बच्चे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो इंक्रीज हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, ठीक है ना, पर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना। तो ये हम ये भी कह सकते हैं, बहुत सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स अगर मेटल सरफेस से निकलेंगे, बहुत सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस से निकलेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होगा ना बच्चे वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी कि विथ इंक्रीज इन इंटेंसिटी, अगर इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा बच्चे, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ आपको कि जब फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन के। तो अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो क्या होगा बच्चे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के लिए हमने क्या किया था, कंडीशन ही हमने क्या कर दी बच्चे, हमने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट करके चले थे। तो काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी हमने कांस्टेंट कर दी, तो काइनेटिक एनर्जी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट पॉइंट भी बच्चे यही कह रखा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट हो रहे हैं यूनिट टाइम में, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, कि कितने फोटॉन्स जो है ना सरफेस के ऊपर फॉल कर रहे हैं पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, ठीक है ना। तो जब हम इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे, यानी कि बहुत सारे फोटॉन्स जो है ना इंक्रीज मतलब इंसिडेंट होंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स इन द इंसिडेंट रेडिएशन को इंक्रीज करेंगे, कि बहुत सारे फोटॉन्स जो है ना मेटल सरफेस के ऊपर फॉल करेंगे, तो बहुत सारा कोलिजन होगा, ठीक है ना। ये जो फोटोन है, ये हर फोटोन बच्चे किसके ऊपर, ये सारी फोटोन्स आ रहे हैं, ठीक है ना। तो फोटोन्स जो है ना बच्चे किसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, एटम्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो कोलिजन होगा, कोलिजन से इलेक्ट्रॉन क्या होगा बच्चे, नॉकआउट होंगे, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे बच्चे, इंक्रीज होंगे। तो नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या प्रोड्यूस करेंगी, हर कोलिजन एक फोटोन जो है ना एक टाइम पे एक एक एटम के सरफेस के साथ कोलाइड करेगा, याद रखना, एक फोटोन एक टाइम पे ही एक एटम के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है। तो उतने ज़्यादा ही क्या होंगे बच्चे, कोलिजन्स होंगे, और फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है बच्चे प्रोड्यूस होंगे, ठीक है ना। तो यही था यहाँ पे, तो इससे काइनेटिक एनर्जी में कोई फ़र्क नहीं आएगा आपकी। नेक्स्ट है कि यहाँ से आइंस्टाइन थ्योरी ने जो जितने भी एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व, मैंने जो स्टार्टिंग बताया था ना, ये 3 चीज़ें एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड हैं, ठीक है ना, इसको बच्चे इजीली एक्सप्लेन कर दिया था। कैसे एक्सप्लेन किया था, बाय कंसीडरिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दैट इज़ बेसिकली हम वहाँ पे लाइट ही लेते हैं, तो लाइट इट इज़ मेड अप ऑफ फोटॉन्स, फोटॉन से मिलके बनी है, या फिर कह लो इट कंसिस्ट ऑफ क्वांटा या फोटॉन्स ऑफ एनर्जी विच बिहेव लाइक पार्टिकल, ठीक है ना। तो इससे जो है उन्होंने इजीली एक्सप्लेन। अभी तक हमने जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कस कर लिया, तो हमने ये भी बता दिया इनडायरेक्टली कि जो है लाइट है इट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल, यानी कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता था लाइट के, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चे हम लोग पढ़ेंगे कॉम्पटन इफेक्ट। तो तब तक आप अपनी प्रीवियस वीडियोस जो है उसे रिवाइज़ करें, और जितना हो सके उसको अपनी बुक्स में भी अच्छे से रिवाइज़ करें। थैंक यू सो मच।